19 नंबर होगा, निकलेगा। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 19 एटोरिया का प्रैक्टिस सेट 19, ठीक है ना। पहला नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा। देखिए मरुस्थल कहाँ होगा, जहाँ पर वर्षा बहुत कम होगा, मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम हो, उस क्षेत्र को क्या कहेंगे, मरुस्थल कहेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन वही था, किस क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा, तो वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो, वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो, कम होता है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है, ठीक है ना। यमुना की सहायक नदी कौन नहीं है, ठीक है ना। यमुना किसमें जाकर मिलती है, तो उत्तराखंड के हिमालय से निकलती है, तो गंगा में जाकर यमुना नदी मिल जाती है। तो यमुना के देखिए इधर ऊपर जाइएगा तो बायां, नीचे दाहिना, तो देखिए इसके दाहिना और से सहायक नदी है सिंध, कौन कौन है, सिंध। उसके बाद बेतवा, कौन सा, बेतवा, केन, सिंध, बेतवा, केन, सिंध, बेतवा, केन। आए के याद कर लिए चंबल, कौन सा, चंबल, कौन सा, सिंध, बेतवा, केन, चंबल। और वहीं बाएं किनारे से ऊपर आइएगा, बाएं किनारे से, बाएं किनारे से सहायक नदी पब्बर, कौन सा है, पब्बर, कौन सा, पब्बर नदी, और एक गिरी नदी, कौन सा, पब्बर और गिरी। और एक और याद कर लीजिएगा हनुमान गंगा, कौन सा, हनुमान गंगा। ये सब किसी सहायक नदी है, यमुना के सहायक नदी है। तो यमुना के सहायक नदी कौन कौन, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल। और इसके बाएं साइड से कौन कौन हो गया, पब्बर, गिरी, हनुमान गंगा, पब्बर, गिरी, हनुमान गंगा, पब्बर, गिरी, हनुमान गंगा। अब देखिए घघरा जो है ना, घघरा यह किसी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। घघरा किसी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। जो घघरा नदी है ना, यह हिमालय के मापचुंग हिमनद से निकलती है, और किसमें जाके मिल जाती है, घघरा नदी गंगा में जाके मिल जाती है। घघरा के 4 नदी सहायक है, देख लीजिएगा। घघरा की सहायक नदी राप्ती, सरदा, सेती और बेरी। राप्ती, सरदा, सेती, बेरी, ये सब किसी सहायक नदी है, घाघरा की सहायक नदी है। किसी है, घाघरा के, नहीं याद करवाया आप लोग को। राप्ती, सरदा, सेती, बेरी किसी सहायक नदी है, घाघरा की। और सिंध, बेतवा, केन, चंबल यमुना की, पब्बर, गिरी, हनुमान गंगा यमुना की सहायक नदी है। आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो इसका ऑप्शन छाट लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो घाघरा यमुना की सहायक नदी है, नहीं, किसी सहायक नदी है, गंगा की। किसकी है, गंगा की। आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। जो ब्रह्मपुत्र देखिए, यह तिब्बत के मानसरोवर से निकल कर ब्रह्मपुत्र जो नदी है ना, यंगप्पा दर्रा से भारत में अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। यंगप्पा दर्रा कौन सा दर्रा से, याप दर्रा से अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और भारत में आती है। तब ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस तरह से प्रवेश करती है, यंगप्पा दर्रा से। किस तरह से, यंगप्पा दर्रा से। और वही तीस्ता नदी कहता तो जलेपला दर्रा से। किस तरह से, यहाँ पर तीस्ता नदी कहता किस तरह से प्रवेश करती है, जलेपला दर्रा से। और वहीं सिंधु नदी कहता तो जोजिला दर्रा से। यहाँ से 3 नदी निकलता है ना, सिंधु, सतलज, सतलज का है तो कौन सा दर्रा हो जाएगा, तो शिवकिला दर्रा। सतलज, शिवकिला दर्रा याद कर लीजिएगा, सतलज, शिवकिला दर्रा। और सिंधु, जोजिला दर्रा, ठीक है ना, जोजिला दर्रा। और ब्रह्मपुत्र किस तरह से, यंगप्पा दर्रा से। किस तरह से, यंगप्पा दर्रा से। और जो ऑप्शन में दिया हुआ है बोमडिला दर्रा, अधिभूत दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला अधिभूत दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 90 ईस्ट रीज कहाँ स्थित है। जो 90 ईस्ट रीज है ना, यह हिंद महासागर में। कहाँ पे है, हिंद महासागर में। 90 ईस्ट रीज कहाँ है, हिंद महासागर में। 90 ईस्ट रीज हिंद महासागर में, जो खाई जैसा कई उबार कहीं उठा हुआ रहता है, ठीक है ना, कहीं खाई जैसा ऊपर हुआ। तो 90 ईस्ट रीज कहाँ है, हिंद महासागर में। 5 नंबर देखिएगा,
भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था? देखिए, सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन जो किया गया था ना 2004 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 2004 में। बाकी अपना रिपोर्ट 2009 में प्रस्तुत किया था। रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? 2009 में। आइए 6 बुनियादी चीज पर जोर दिया था। 6 बुनियादी चीज पर जोर दिया था, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी संरचना, स्वच्छ वातावरण और महिलाओं के लिए काम तथा स्वास्थ्य की व्यवस्था किया गया था। तो बताइएगा, तो भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था? 2004 में। और रिपोर्ट प्रस्तुत कब किया था? 2009 में। 2009 में। और कितने बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया गया था? कितने चीज पर? 6 चीज पर। शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी संरचना, स्वच्छ वातावरण, महिलाओं के काम तथा स्वास्थ्य के लिए जोर दिया गया था। आइए 6 नंबर देखिएगा भाई, दिए गए विकल्प में कौन सा मिलान करें सही चुनना है, ठीक है ना। देखिए, प्राथमिक जो उद्योग होता है ना, प्राथमिक मतलब जो होता है ना, जहाँ पर जमीनी स्तर से काम करते हैं, जैसे मुर्गी पालन, जो सोल ट्रेड होता है ना, सोल ट्रेड जो एक इंसान खुद कर सके, वो क्या हो गया? प्राथमिक उद्योग हो गया। जैसे मुर्गी पालन, बकरी पालन और मधुमक्खी पालन, ये सब क्या हो गया? प्राथमिक, ठीक है ना। और द्वितीय पहुंच जाए, जैसे में जूता कारखाना, ये सब क्या हो गया? जो उद्योग, जब प्राथमिक पालन द्वारा, जैसे में आप पेड़ पौधा रोप लिए, ठीक है ना, एक बगान ला दिए और वहां से पेड़ पौधा मंगा कर किसी उद्योग में जाकर खड़ा कर दिए, क्या हो जाएगा? द्वितीय उपभोग हो गया है। जैसे में जूते का कारखाना क्या हो जाएगा? द्वितीय उपभोग हो जाएगा। और तृतीय में क्या होगा? जिसमें ऐसे सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया जाए, जैसे में एक समझे ना, जैसे बैंक हो गया, तृतीय उपभोग का क्षेत्र आ जाएगा। तो प्राथमिक क्या हो जाएगा? मधुमक्खी पालन। द्वितीय में कारखाना और तीसरा में सलाहकार। तीसरा में सलाहकार। 7 नंबर देखिएगा, पश्चिम बंगाल का रानीगंज किस लिए प्रसिद्ध है? जो पश्चिम बंगाल का रानीगंज है ना, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध। और रानीगंज और आसनसोल दोनों ही कोयला के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल का दोनों, आसनसोल और ये रानीगंज किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। आपका ये अभी एग्जाम हुआ था, बिहार पुलिस वाला जो एग्जाम नहीं हुआ था, जो मद्य निषेध वाला, मद्य निषेध एग्जाम में पूछा हुआ था, शिव भूमि किस लिए प्रसिद्ध है? पूछा था कि नहीं? शिव भूमि के लिए किस लिए प्रसिद्ध था? लौह अयस्क के लिए। पूछा है ना? तो शिव भूमि किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। कहाँ पे? झारखंड में। और शीशा उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? शीशा उत्पादन के लिए राजस्थान और झारखंड। राजस्थान और झारखंड फेमस है। शीशा उत्पादन के लिए राजस्थान और झारखंड। तब बताइए, पश्चिम बंगाल का रानीगंज आसनसोल किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। किस लिए? कोयला के लिए। अभी हाल फिलहाल कार्बन टैक्स, मतलब कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? फिनलैंड बन गया। कौन बना है? फिनलैंड। कार्बन टैक्स का है ना, कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन? फिनलैंड। कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश फिनलैंड। कौन है? फिनलैंड। कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश फिनलैंड। आइए 9 नंबर देखिए क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ना, भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। और जो जवाहरलाल नेहरू थे ना, ये संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। कहेगा संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। और वही संचालन प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष का था, तो कौन हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। और वही रहता प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय प्रांत नहीं था, जैसे राज्य क्या है? प्रांत है। तो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो फिर से बताइए, तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष अंबेडकर। संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति का अध्यक्ष संचालक राजेंद्र प्रसाद। और प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। आया 10 नंबर क्वेश्चन देखिए,
भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किस देश से लिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन जो लिया गया है ना, यहाँ का अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से? न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है? और वित्तीय पात भी अमेरिका से लिया गया है। वित्तीय पात भी अमेरिका से, क्या वित्तीय पात कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को न्यायाधीश का हटाने का प्रावधान भी अमेरिका से ही लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका से। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होता है ना, ठीक है ना, और हटाने का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से, उपराष्ट्रपति का पद कनाडा से, राज्यपाल का कनाडा से लिया गया। और वहीं क्या है ना, राष्ट्रपति द्वारा जो 12 सदस्य की नीति नहीं क्या आता है, मनोनीत, ठीक है ना, 12 सदस्य की नीति कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल आयरलैंड से, राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल आयरलैंड, डीपीएस पे आयरलैंड। राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान 6 क्षेत्र से 12 सदस्यों का मनोनयन कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया। और वही कहता है विधि का शासन ब्रिटेन से, विधि का शासन ब्रिटेन से, विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। कहाँ से? कनाडा से। तो ये सब क्वेश्चन था। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किस देश से संविधान से लिया गया है? अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन अब वित्तीय पात अमेरिका से, वित्तीय पात अमेरिका से। हाँ, राष्ट्रीय पात जर्मनी से जाएगा, जर्मनी के बीमर संविधान से। बीमर 11 नंबर देखिएगा भाई, विधेयक, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? वित्त विधेयक। तब वित्त विधेयक के बारे में जो उपबंध किया गया ना, अनुच्छेद 117 में किया गया है। अनुच्छेद 117 में किया गया है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 117 में। और वही कहेगा वित्त, बताए वित्त का चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? 280 में किया गया है, जिसमें से 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 गो सदस्य होते हैं। और कितने साल का काल होता है? 5 साल का होता है। कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्ष वित्त आयोग का गठन किया जाता है। जिसमें कितने सदस्य? 5 सदस्य। 5 साल के लिए 5 सदस्य, एक अध्यक्ष और 4 गो सदस्य होते हैं। किस अनुच्छेद में है? 280, 280। और अनुच्छेद 368 में लिया गया संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से। और देखिए अनुच्छेद 121 क्या कहता है? अनुच्छेद 121 क्या कहता है? संसद न्यायालय की चर्चा, मतलब संसद न्यायालय का चर्चा नहीं करेगा, मतलब संसद में बैठा हुआ व्यक्ति न्यायालय के बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा। 121 कहता है। देखिए चीज है, एक है आपका संसद, ठीक है ना, एक है आपका न्यायालय। न्यायालय, न्यायालय यानी कि न्यायालय के चर्चा संसद में नहीं होगा। किस अनुच्छेद के तहत? 121 के तहत। और संसद के बारे में चर्चा न्यायालय नहीं करेगा। किस अनुच्छेद के तहत? 122 के तहत। 122 के तहत। यानी कि न्यायालय संसद के बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा। किस अनुच्छेद के तहत? 122। न्यायालय संसद के बारे में चर्चा, मतलब संसद के बारे में, संसद के बारे में चर्चा नहीं करेगा। किस अनुच्छेद के तहत? 122 के तहत। और संसद में न्यायालय के बारे में कोई चर्चा, मतलब ताक झांक नहीं करेगा। न्यायालय ताक झांक नहीं संसद की कार्रवाई में। किस अनुच्छेद के तहत? 121 के तहत। दोनों याद रखिए, क्वेश्चन बहुत फंसाता है, ठीक है ना। ठीक है, पहले संसद, संसद 121, न्यायालय 122। न्यायालय ताक झांक नहीं करेगा संसद में 122 के तहत, संसद ताक झांक नहीं करेगा न्यायालय में 121 के तहत। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, 368 संविधान संशोधन है, कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, भाग 20 में, ठीक है। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं किस भाग में उल्लेखित है? देखिए, संघ की चर्चा भाग 5 में है और राज्य की चर्चा भाग 6 में है। संघ की चर्चा 5, संघ की चर्चा भाग 5 में है।
और वही रात की चर्चा भाग 6 में है। और वही कहेगा दोनों मिला के संग और रात की चर्चा, तो दोनों 5 और 6 कितना होता है? 11 होता है ना। तो संग एवं रात की चर्चा भाग 11 हो जाएगा, भाग 11 हो जाएगा, भाग 11 दोनों मिला दिए तो 5 और 6 कितना 11 होता है ना। तो संग रात की चर्चा भाग 11, भाग 11। तो बताइए संग में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? संग भाग 5 कहाँ से? 52 से 151 तक। और रात की चर्चा 152 से 237 तक, अनुच्छेद 237 तक, अनुच्छेद 237 तक चर्चा किया गया है। और देखिए भाग 11 नहीं बोले क्या? भाग 11 में किसका? और नहीं हम बता इसका संघ और राज के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में? अधीन सेवाएं जो कह रहे हैं ना, अधीन सेवा भाग किस में जाएगा? भाग 14 में। और संघ राज की चर्चा भाग 11, संघ राज की चर्चा भाग 11। और संघ राज के अधीन सेवा जो कह रहे हैं ना, इनमें जो क्वेश्चन के अनुसार क्या जाएगा? भाग 14। और वही भाग 13 में क्या कहता है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारत के राज्य व्यापार वाणिज्य और सागवागमन की चर्चा भाग 13। मतलब इस भारत के जो भारत है ना, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य जो होगा ना, भाग 13 के तहत, भाग 13 के तहत। और भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन, भाग 20 में संविधान संशोधन। आप बता संघ और राज्य के अधीन सेवाएं किस भाग में है? सेवाएं भाग 13, सेवाएं किस में है? 14 भाग 14, भाग 14। अब व्यापार वाणिज्य हो जाएगा भाग 13, व्यापार वाणिज्य भाग 13 हो जाएगा, 13 नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाग 14 हो जाएगा। आइए 13 नंबर देखिए क्वेश्चन। बंदी प्रत्यक्षर मतलब क्या होता है? बंदी सशरीर प्रस्तुत करना, मतलब बंदी कर लिया ना, उसको क्या करना है? सशरीर प्रस्तुत करना। बंदी प्रत्यक्ष करना मतलब सशरीर प्रस्तुत करना। और जब परमादेश होता है ना, परमादेश मतलब क्या होता है? हम आदेश देते हैं, मतलब क्या? परमादेश मतलब आदेश देते हैं। परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं, परमादेश मतलब आदेश देते हैं। अब प्रतिशत मतलब कुछ इसमें बने प्रतिशत लगा दिए। प्रतिशत मतलब क्या होता है? अधीनस्थ न्यायालय के लेख होना, अधीनस्थ न्यायालय का लेख। और अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से आप काम कर रहे हैं? अधिकार परीक्षा लेख मतलब किस अधिकार से आप काम कर रहे हैं? जो होता है ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है ना, 5 वगैरह जारी करता है कि नहीं? अनुच्छेद 32 के तहत, हाई कोर्ट 226 के तहत। तो वही ना बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा लेख। तो बंदी प्रतिषेध मतलब क्या होता है? हम सशरीर प्रस्तुत कर रहे हैं, हाँ सशरीर प्रस्तुत करना होता है। परमादेश नहीं कर पा रहा है तो आदेश देगा, आदेश देगा। अब प्रतिषेध मतलब क्या होगा? अधीनस्थ न्यायालय का लेख मतलब क्या क्या कर्तव्य है वो काम करेगा, ठीक है ना। और अधिकार परीक्षा लेख मतलब आपका अधिकार में नहीं है फिर भी आप काम कर दिया, ठीक है ना। किस अधिकार से आप काम कर दिया तो वो जवाब देना होगा, अधिकार परीक्षा लेख, ठीक है ना। तो अधिकार परीक्षा लेख मतलब क्या होगा? किस अधिकार से। 14 नंबर आइए भाई। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री में। नाम तौर पर सर्वोच्च होता है राष्ट्रपति, बाकी वास्तविक शक्ति जो होता है ना प्रधानमंत्री के पास होता है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री में। 15 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो आर्थिक कार्य विभाग, आर्थिक कार्य विभाग। निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी होता है? आर्थिक कार्य विभाग, आर्थिक कार्य विभाग होता है। 16 नंबर देखिएगा। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5 होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में संविधान के निर्वाचन संबंधी मामले के लिए कितना सदस्य होना चाहिए? 5। मतलब न्यायाधीशों की संख्या कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। कितना चाहिए? 5 होना चाहिए। आइए तो 17 नंबर देखिएगा। औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन असत्य है उसे चुना है? क्या औरंगजेब ने गुरु अर्जुन देव का फांसी दिलवा दिया था? नहीं। देखिए जो अर्जुन देव को जब फांसी दिलवाया था ना, जहांगीर ने दिलवाया था। किसने दिलवाया था? जहांगीर में। जहांगीर जो गोविंदवाला में जाके मिले थे, वहां से पकड़ के सो क्या कर दिया?
फांसी दिलवा दिए। और जो औरंगजेब ने जिसको फांसी दिलवाया था ना, सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर को, कहाँ पे? दिल्ली में दिलवाए थे। सर कटवा दिया था कहाँ? दिल्ली में 1675 ईस्वी में। कब? 1675 में। याद गया? तो बताएगा औरंगजेब ने तेग बहादुर को कब फांसी पर चढ़वा दिया था? 1675 में। तो यह क्या? औरंगजेब ने तेग बहादुर को फांसी दिलवाया था, नहीं कि अर्जुन देव को। तो यही गलत होगा, ठीक है ना? आइए, औरंगजेब संविधान को मानता था, मतलब कुछ हद तक मानता था। इसका पूरा इसका मतलब इच्छा क्या था? पूरा मुस्लिम राष्ट्र घोषित करना, बाकी कुछ हद तक संविधान को मानता था। और बर्नियर था, फ्रांकोइस बर्नियर था। फ्रांकोइस बर्नियर चिकित्सक था वो। हाँ हाँ, सिया सुन्नी।